हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द गोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एम्परर लानवांग जी विंग से कहते हैं कि वो कैसे विंग का फेवर यानी कि उसका दिल जीत सकते हैं। ये सुनकर विंग बोला, योर मैजेस्टी, ये आपको खुद से ही पता करना होगा। वांग जी ये सुनकर चौंक गया क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच में जिससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी वो कोई और नहीं लानजिंग था। वो ज़ोर से हंस पड़ा। अगर सिर्फ देखने से ही किसी को मारा जा सकता तो एम्परर अब तक लानजिंगी का काम तमाम कर चुके होते। तभी विंग आग में घी डालते हुए स्वीट वॉइस में बोला, योर मैजेस्टी तो इतने कैपेबल हैं, इतने लायक हैं। वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ करके अपनी लॉन्ग ब्रेड यानी कि चोटी को सहलाते हुए बोला, योर मैजेस्टी तो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने बुद्धिमान हैं, मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। और किसी को विंग का सार्काज्म यानी कि कटाक्ष समझ में आ सकता था, आसानी से समझ में आ सकता था। पर एम्परर जो कि प्यार में पड़े हुए एक फूल की तरह थे, जो थोड़े से अटेंशन के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट थे, उन्हें विंग के हर वर्ड पर यकीन हो जा रहा था। वो अपनी कॉन्सोर्ट के द्वारा की गई हर एक कॉम्प्लीमेंट को प्यार से एक्सेप्ट कर रहे थे। जैसे कि विंग ने कहा कि एम्परर इतने काबिल हैं तो वो इस बात को जानकर ही रहेंगे जैसा उनकी कॉन्सोर्ट उनसे कह रही थी। एम्परर विंग के सामने कसम खाते हैं और कहते हैं, विंग मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उनकी उन खूबसूरत गोल्डन आइज़ में दृढ़ विश्वास साफ साफ दिख रहा था। उनकी बातें सुनकर विंग एम्परर की ओर जैसे ही देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, पर वो तभी खुद को रोकता है। विंग को एहसास हो गया था कि उसकी ये हंसी मजाक की वजह से नहीं बल्कि असल में उसके प्लेजर की वजह से थी। लेकिन रुको, नहीं, विंग किसी भी हाल में खुद को एम्परर के से अटैच नहीं होने दे सकता था। भले ही विंग अपनी जगह पर दृढ़ खड़ा हुआ था जब उसने एम्परर के सारे गिफ्ट्स को मना कर दिया था, पर वेंस उतने ज़िद्दी नहीं थे। विंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि विंग ये चाहता था कि वेंस उसके कदमों पर ही चले, लेकिन उसे पता था कि उनके और एम्परर के बीच में बहुत बड़ा पावर का असंतुलन यानी कि डिफरेंस था, और किसी के लिए भी लगातार एम्परर को ना बोलना बहुत ही मुश्किल होगा, जैसा कि विंग अब तक करता चला आ रहा था। अगर सच कहा जाए उसकी जगह कोई और होता ना तो अब तक उसे जान से मार दिया गया होता। अगर रूल्स ऑफ बुक के अनुसार चला जाए तो एम्परर के प्रति अनादर करना ही अपराध था। अभी तक विंग की लाइफ इसलिए बची हुई थी, वो अभी तक इसलिए ज़िंदा था क्योंकि वो एम्परर की लाइफ का मेन हिस्सा, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। अगर वो कोई और पर्सन होता या फिर ऐसा पर्सन या ऐसी लाइफ जिसकी एम्परर की नज़रों में कोई भी अहमियत ना होती, तो विंग को यकीन था कि उसका सिर अब तक किसी लकड़ी पर टांग दिया गया होता। विंग के प्यार को खरीदना कठिन था, पर वेंस इस सब के प्रति आकर्षित होने लगे थे। अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में उन सब ने जी थी, इसलिए एम्परर के द्वारा महंगे महंगे गिफ्ट्स की बारिश उन सब के लिए एक चमत्कार था। एम्परर की वजह से ही वेंस को फाइनली एक्सपेंसिव सिल्क को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था, और आलीशान भव्य कभी ना ख़त्म होने वाली दावत, वो भी दिन में 3-3 बार। अगर कोई किसी को इतने अच्छे से ट्रीट करे तो कोई भी उनके फेवर में आ ही जाएगा। जल्द ही वेंस खुशी खुशी जेंतियान पैलेस में एम्परर की मौजूदगी का स्वागत करने लगे। विंग को उन सब के चेहरों पर वो ब्राइट और खूबसूरत स्माइल साफ साफ नज़र आती थी। वेंस बेस्ट डिज़र्व करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा था अपनी ज़िंदगी में, और अगर एम्परर उनको उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ऑफ़र दे रहे हैं क्योंकि वेंस विंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फिर क्यों वो रेफ्यूज़ करें। विंग पर्सनली एम्परर से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि जो एम्परर उसे दे सकते हैं वो विंग खुद से ही अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वो पूरी तरह से वेंस को बढ़ावा दे रहा था कि वो सब एम्परर की उदारता का अच्छे से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि किसे पता कब तक विंग में एम्परर का इंटरेस्ट रहेगा। हो सकता है कभी ना कभी उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए।
अगर कोई चीज़ जिसके बारे में विंग नाखुश था तो वो था लिटिल आयुआन का एम्परर लानवांगजी के साथ बढ़ता हुआ अटैचमेंट। वो भी इतना ज़्यादा कि ऐसा लगने लगा था कि धीरे धीरे आयुआन विंग की कंपनी के कंपैरिजन में एम्परर की कंपनी यानी कि उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो एहसान फरामोश बच्चा, आखिर में पैसा हर चीज़ के ऊपर आ ही जाता है ना, सच कहा है किसी ने। वो सभी रातें जब विंग आयुआन को सिखाता था कि कैसे खेती करते हैं और वो खुद से आयुआन को अपने द्वारा उगाई गई रेडिश खिलाता था, वो सब अब कुछ मैटर नहीं करता है। विंग को लगा था कि उनका बॉन्ड सबसे अलग है। सिर्फ 3 विजिट्स में ही एम्परर ने आयुआन को इतने सारे खूबसूरत और नए नए टॉयज़ दे दिए थे कि लिटिल आयुआन अब विंग के आर्म्स की जगह एम्परर के आर्म्स में रहता था और खुश रहता था। हर बार जब भी एम्परर के जेंतियान पैलेस में आने की सूचना अनाउंस की जाती थी, लिटिल आयुआन विंग के आर्म्स से ऐसे भागता था जैसे वो कुछ भी मैटर नहीं करता था और वो अपनी चबी फीट से एम्परर की तरफ भाग कर जाने लगता था। लिटिल आयुआन कहता था, योर मैजेस्टी। उसकी आवाज़ सुनकर एम्परर हल्का सा स्माइल करते थे और अपनी बाहें फैलाते हुए कहते थे, व्हेन यू वान। और तभी आयुआन उनकी गोद में खुशी खुशी चला जाता था। एम्परर आयुआन को अपनी गोद में उठाकर कहते थे, आयुआन, क्या तुम मेरे लिए हिज हाइनेस का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो जब मैं यहाँ नहीं था? तो आयुआन धीरे से कहता है, ये सुनते ही एम्परर अपनी पॉकेट से वो लेटेस्ट खिलौना जो कि उन्होंने अपने सर्वेंट से कहकर मंगाया था मार्केट से, वो उस खिलौने को आयुआन को देते हुए कहते थे, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। लिटिल आयुआन उस खिलौने को खुशी से खेलने लगता था और अपने हाथ में ले लेता था और कहता था, योर मैजेस्टी, आप बेस्ट हो। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ही हमसे यहाँ मिलने आते रहे। बच्चों का दिल जीतना कितना आसान होता है ना। बेचारा विंग परेशान हो गया था। वो अपने हाथों को अपने कमर पर रखता है क्योंकि उसे अपने सामने का वो सीन देखकर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फिंगर आयुआन की तरफ दिखाते हुए कहता है। विंग खुलेआम अपना दुख जाहिर करते हुए बोला, आयुआन, जो कोई भी तुम्हें मिल्क देता है वो तुम्हारी मदर बन जाता है और जो कोई तुम्हें चीज़ें खरीद कर देता है वो तुम्हारा फादर बन जाता है। ये सुनते ही लिटिल आयुआन खुशी में बोला, आनियांग। और ये सुनते ही विंग का फेस बिल्कुल रेड पड़ गया। चाहे वो गुस्से में हो या एम्बैरेसमेंट में, विंग कभी नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं बताएगा। वो फिर कभी बच्चों से पहेलियों में बात नहीं करेगा क्योंकि वो कभी कुछ भी नहीं समझते। तभी एम्परर बोले, विंग, तुम बच्चों के साथ अच्छे से रहते हो। मानो इस सिचुएशन में ये सबसे नेचुरल चीज़ थी जो कही जा सकती थी। ऐसे ही टाइम पर विंग को यकीन होने लगा था कि किसी ने भी एम्परर को ये नहीं सिखाया था कि कब कहाँ क्या बोलना है। एम्परर को जो अच्छा लगता था वो वही करते थे और बिना कुछ सोचे अपने दिल की बात कह देते थे, खासकर जब विंग की बात हो तो। विंग आयुआन, जो कि एम्परर की गोद में अपने नए खिलौने के साथ खेल रहा था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, आयुआन एक अच्छा बच्चा है। एम्परर ने एग्री किया और लिटिल आयुआन के हेड को कैरेस करते हुए, प्यार से कैरेस करते हुए कहा, वेरी गुड। तभी अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया। एम्परर ने अपनी गोल्डन आइज़ ऊपर उठाते हुए क्यूरियसली पूछा, विंग, तुम्हें पता है कि आयुआन के पेरेंट्स? नेचुरली एम्परर आयुआन के रूट्स यानी कि उसकी जड़, उसके पेरेंट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर उन्हें ये नहीं पता था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ओपनली ये बात पूछनी चाहिए थी भी या नहीं। यहाँ तक कि विंग भी श्योर नहीं था कि क्या आयुआन इतनी कम उम्र में उनके इन वर्ड्स के भार को समझ पाएगा। लेकिन फिर भी विंग को रिस्क लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। भले ही आयुआन अभी उनके वर्ड्स को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ सालों का टाइम बीतने के बाद उसे यही क्वेश्चंस उसे हॉन्ट करेंगे।
जब आयुआन फाइनली उस एज पर पहुंच जाएगा जब उसे अपने पेरेंट्स की याद आएगी। पर विंग नहीं चाहता था कि वो आयुआन के लिए अननेसेसरी चाइल्डहुड ट्रॉमा का कारण बने। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए विंग एम्बर से बोला, आपका क्या मतलब है? ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है। तभी उसकी नज़र एम्पर पर गई, जिनका नीचे का होंठ थोड़ा सा फड़फड़ाया। विंग के ये शब्द सुनकर एम्पर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो बोले, क्या 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 तुमने जन्म दिया है? वो थोड़े गुस्से में एक बार विंग की तरफ देखते हैं, फिर एक बार आयुआन की तरफ, फिर से विंग की तरफ देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन दोनों में कुछ कॉमन, कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढ सकें। विंग स्तब्धता से एम्पर के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखता है और उसे और ज़्यादा हंसी आने लगी थी। एम्पर इतने तो बेवकूफ़ नहीं होंगे। आयुआन ऑलरेडी कुछ सालों का हो चुका है और विंग को तो यहाँ जेंथियान पैलेस में रहते हुए 6 महीने ही हुए थे। एल्डर्स ने विंग अगर पवित्र ना होता तो कभी भी उसकी शादी एम्पर से ना की होती ना। एम्पर अपनी बेचैनी को छुपाते हुए बोले, कौन है इसका फादर? क्या ओ तो ये तो कोई वैन होगा ना? विंग सोचते हुए और अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, हाँ ऐसा हो सकता है। पर एम्पर तो और ज़्यादा निराश हो गए थे। पर क्यों? विंग मन ही मन सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्पर मेरी इन सब बातों पर यकीन कर रहे हैं। ये तो काफ़ी फ़नी मोमेंट होगा। विंग एम्पर को टीज़ करते हुए बोला, या फिर आप भी हो सकते हो। विंग की ये बात सुनते ही एम्पर अपनी जगह पर फ्रीज हो गए, मानो जैसे कि उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। पर उनके कान उनके अंदर के थॉट्स को जाहिर कर रहे थे। उनके कान पिंक कलर के हो चुके थे, जो कि उनकी शर्म और एक्सट्रीम डिज़ायर को शो कर रहे थे। विंग सोचता है, ये तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, एम्पर तो एक परवर्ज की तरह इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एम्पर इन सब चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा क्यों शर्मा गए थे? विंग सोचता है कि ये तो श्योर है कि ये मेरी तरह वर्जिन तो नहीं होंगे। मैन हो चाहे वीमेन, वो कुछ भी कर सकते थे एम्पर को खुश करने के लिए। एम्पर जिसे चाहे उसको अपना बना सकते थे। विंग ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि एम्पर की लाइफ में कोई और नहीं होगा। लेकिन जब तक उसे ये कन्फर्मेशन ना मिल जाए, विंग इस बात के मज़े लेगा कि वो एम्पर को इस तरह से शाय फील करवा सकता था। सिर्फ 3-2। तभी विंग कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे अपने फार्म के क्रॉप्स को देखना है। मेरे पास पूरे दिन का टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ बातें कर सकूं। तभी एम्पर सॉफ्टली कहते हैं, अगर तुम, ऐसा लगा जैसे वो विंग से अलग ही नहीं होना चाहते हों। भले ही विंग अपने फार्म की तरफ चला गया था, पर एम्पर किसी भी हाल में अपनी नज़रें अपनी कंसोर्ट पर से नहीं हटा सकते थे और नहीं तो हटा रहे थे। विंग सोचता है कि कब तक एम्पर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या वो कभी मुझे देखते देखते थकेंगे नहीं? वो सोचता है कि लेकिन अगर जब वो टाइम आएगा तो उसे कैसा फ़ील होगा? अच्छा फ़ील होगा, बुरा फ़ील होगा, कैसा फ़ील होगा? अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर विंग एम्पर के लिए बहुत कुछ सोचता था कि वो ऐसे होंगे, वो वैसे होंगे। पर एक बात तो समझ में आ ही चुकी थी उसे, और ये थी भी कि एम्पर कभी झूठ नहीं बोलते थे। एम्पर विंग से कहते हैं कि वो कुछ भी करके विंग का दिल जीत के ही रहेंगे, ये कि वो विंग को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। ऐसा ही एक दिन आया। एक सुबह जब विंग उठकर अपने आप को रेडी करता है, क्योंकि उसे फार्मिंग करनी थी। आज फार्मिंग के लिए हार्ड डे था। जब वो अपने पैलेस के फ्रंट डोर से बाहर निकलता है और सोचता है, आज किसी के हंसने और बोलने की आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं, जैसा कि रोज़ आया करती थी पैलेस में।
क्योंकि जैंतियान पैलेस में तो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे ना, सब हंसी खुशी से रहते थे। तभी विंग देखता है कि हर कोई एक जगह पर किसी के इर्द गिर्द खड़े हुए थे और शांति से कुछ देख रहे थे। यह देखते ही विंग तेज़ कदमों से उस ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि क्या कोई क्रॉप बेकार हो गया है या अपने टाइम से पहले ही वो उगाया है। जैसे ही विंग भीड़ से होकर गुजरने लगा तो उसके जो वेंस सर्वेंट्स थे, मतलब सर्वेंट्स तो नहीं कहा जा सकता था उनको, वो विंग उन्हें अपनी फैमिली की तरह ही मानता था, वो अपनी एम्प्रेस को आगे जाने का मौका देते हैं। विंग ने सोचा था कि वो क्रॉप्स के बारे में कुछ देखेगा कि कहीं क्रॉप्स को तो नहीं कुछ हो गया होगा, पर अपने आगे का सीन देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसे एम्परर की झुकी हुई पीठ दिखाई थी, जिन्होंने अपनी गोल्डन स्लीव्स को एल्बो तक चढ़ा रखा था। एम्परर ने कुदाल को कसकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। एम्परर के लॉन्ग ब्लैक हेयर्स बन के शेप में बंधे हुए थे, पर वो किसी भी हाल में मज़दूर की तरह काम करने के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं तैयार थे। भले ही उनकी कद काठी उस हिसाब से बनी थी, पर यह सब एम्परर को खेती करने से नहीं रोक पाया। तभी विंग को एम्परर के फेस पर पसीना सा दिखता है और उसे अपने स्टमक में एक अजीब सी फीलिंग हुई, एक बेचैनी सी, एक फ्लटरिंग फीलिंग। तभी वो अपने लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, किसने एम्परर को ये कुदाल दी है? ये सुनते ही सभी ने अपनी नज़रें वेंचिंग की तरफ कर ली। पर ये क्या? वेंचिंग बोली, एम्परर तो खुद ही हमारी हेल्प करना चाहते थे ना, तो मैंने इन्हें ये दे दिया। सिर्फ वेंचिंग में ही इतनी हिम्मत थी कि वो ये सब कर सके। विंग बोला, वेंचिंग, तुमने एम्परर से कहा कि वो हमारे लिए खेत की जुताई करें? ये सुनकर वेंचिंग बोली, हे बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी बेशरम नहीं हूँ, एम्परर ने तो खुद ही से ही वॉलंटियर किया था। तभी एम्परर धीरे से पीछे से बोले, ये सच कह रही है, पर उन्होंने अपनी नज़रें नहीं ऊपर उठा रखी थी। वो कहते हैं, मैं विंग के लिए खुद को यूज़फुल बनाना चाहता था। विंग धीरे से कहता है, ओह आई सी। पर अचानक से इतनी वार्मनेस क्यों महसूस होने लगी थी उसे पीने के लिए पानी की ज़रूरत थी। पर वो एम्परर से कहता है, लेकिन अगर आप यहाँ आसपास रहेंगे तो कोई और काम नहीं कर पाएगा। विंग जानबूझकर हार्श था, वो अभी भी एम्परर को अपलॉड नहीं कर रहा था, लेकिन विंग ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और नहीं तो करना चाहता था कि उसका दिल अब एम्परर की कोशिशों को देखकर सॉफ्ट होने लगा था। सो फ्रेंड्स, पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।